तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण के लगभग जो है 33 से 40 सेट जो है हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, और ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ भाई साहब, इससे क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपका फंसेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पूछा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वर्णमाला कहलाती हैं। ठीक है, और वही बात करें कि अक्षर क्या होता है, तो ध्यान रखिए, जो अक्षर होता है ना वो भाषा का लिखित रूप होता है। ध्यान रखना है इसको, भाषा का लिखित रूप क्या होता है, अक्षर होता है। मौखिक रूप क्या होता है, तो उसका ध्वनि होता है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, देखिए अनिल घर आया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विराम चिन्ह होना चाहिए, यानी कि अल्प विराम होना चाहिए। थोड़ी देर रुका और घर चला गया, थोड़ी देर रुका और चला गया, यानी कि विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। अब विराम चिन्ह किस में है, केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देखिए, समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, पूछा है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो संज्ञा का भेद व्यक्तिवाचक होता है, बिल्कुल होता है, जातिवाचक भी होता है, भाववाचक भी होता है, लेकिन इसका निजवाचक नहीं होता है, जिसके कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि निजवाचक जो होता है वो सर्वनाम का भेद होता है। किसका होता है, सर्वनाम का। और आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया, सर्वनाम के 6 गो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 गो। और संज्ञा कितने होते हैं, 5 गो होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक होता है। ठीक है ना, और सर्वनाम के 6। देखिए अगला आ ही गया है, यहाँ पे चर्चा कर लेंगे 6 भेद इसके। ठीक है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो संज्ञा का स्थान पर ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। तो सी इसका क्या होगा, राइट। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अगर पूछा जाए कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो कुल सर्वनाम होते हैं 11। ध्यान रखिएगा, कुल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन अगर इसके प्रकार पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर इसके प्रकार पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे, इसके प्रकार जो होते हैं 6 होते हैं। अब 6 की चर्चा कर दे, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है ना, ये 6 आपके प्रकार होते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है। विशेषण देखिए, आग, यहाँ पे दिया है अग्नेय, और यहाँ पे दिया है अगिन, तो विशेषण पूछ रहा है। तो कैसा है भाई साहब, तो विशेषण यहाँ पे क्या होता है, तो विशेषण जो होता है, जैसे आग जल रही है, क्या जल रही है, आग जल रही है। ठीक है, और अग्नि, यहाँ पे देखेंगे तो एक नाम शब्द आएगा अग्नि। तो यहाँ पे जो है अग्नि, आग और अग्नि, ये तीनों शब्द क्या है, आपको ये बताना है। क्या आप बता सकते हैं। देखिए अग्नेय जो है ये आपका विशेषण है, तो राइट आंसर तो यही होगा, राइट आंसर यही होगा आपका। लेकिन अगर आग की बात करें तो देखिए आग जो है ना, वो ध्यान रखिएगा, वो आपका संज्ञा है। क्या है भाई, संज्ञा है। अगर पूछा जाए कि आग क्या है, तो ध्यान रखिए आग संज्ञा है। अग्नेय क्या है, तो आग से ही बना विशेषण, यानी संज्ञा से विशेषण बना है, ये आपका अग्नेय है। ठीक है ना, हाँ, और अग्नि आप जानते हैं ये आपका तत्सम शब्द होता है। क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, और आग उसका तद्भव शब्द होता है। तो क्लियर हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, यानी कि क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग उवाच्य कहते हैं। तो इसका क्या होगा, उवाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा उवाच्य हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अव्यय क्या होता है, सर अव्यय वो होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, अविकारी होता है। क्या होता है भाई, अविकारी, यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी कहा जाता है। यानी कि ये क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर यही आपका राइट होगा। ठीक है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, किसमें, तो लिंग, वचन और कार्य के अनुसार ये कभी बदलते नहीं है। ठीक है ना, दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं है पूछा है, जरा ध्यान से देखिएगा, यही गड़बड़ होता है। रामायण,
मछली, मछली में ई प्रत्यय होता है, तो जो ई प्रत्यय वाला होता है वो ज़्यादातर क्या होता है आपका, जो ज़्यादातर जो होता है आपका स्त्रीलिंग ही होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। रामायण पढ़ा जाता है कि पढ़ी जाती है, रामायण पढ़ी जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। प्रार्थना, प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना क्या होती है, की जाती है। इसका मतलब सर इसमें भी स्त्रीलिंग पर समाप्त हो रहा है, तो ऐसे शब्द बनाइए ना, अपने आप आ जाएगा, तो ये भी स्त्रीलिंग है। इसका मतलब मकान, मकान बनाया जाता है, और जिस पर आप पे समाप्त होता है ना, जब शब्द बनाते हैं तो आपका पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। वचन, सर्दी, सर्दियाँ, बहन का बहने, गुब्बारा का गुब्बारे, झाड़ी का झाड़ियों। देखिए झाड़ी का झाड़ियों नहीं होता है, यहाँ पे आप पकड़ लिए इसे भाई साहब, झाड़ियाँ होता है, क्या होता है, झाड़ियाँ होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्या होगा, असंगत होगा, बाकी सभी क्या है, सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो महेश गीत गा रहा था, अभी गा रहा है, यानी कि पूर्ण तो नहीं है, तो पूर्ण तो नहीं है, आसन्न भी नहीं है, सामान्य भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपूर्णभूत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला, उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, क्या नहीं जाता, कुछ नहीं, दौड़ा, क्या नहीं जाता, अरे किसको नहीं जाता, आंसर नहीं मिलता है, तो कर त्रिवाच्य और कर्मवाच्य से खत्म, तो होता है क्या, भाववाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर यदि दौड़ा जाता है, आता है कर्म, तो कर्मवाच्य हो जाता है, वहाँ पे नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। प्रसर्ग वे सहायक शब्द हैं। अब देखिए प्रसर्ग बहुत लोग नहीं जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी प्रसर्ग को कारक भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है, यानी कि शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्या ये संबंधों के बीच जो है संबंध स्थापित करते हैं, हाँ सर, शब्दों के बीच में ही आते हैं ना, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होता है कि नहीं, कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो होते हैं शब्दों के बीच संबंध को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि ये देखिए, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, अरे जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप होगा। तो अप्सरा का जो छत्तीसगढ़ी तद्भव पूछा है भाई साहब, तो छत्तीसगढ़ी जो तद्भव होता है ना, वो छ ही होता है, अपक्षरा होता है, क्या होता है, अपक्षरा होता है, यानी कि बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, अपक्षरा, ठीक है, ध्यान रखना है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, देखिए बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है, इसमें बहुत लोग परा मारते हैं, बहुत लोग पर मानते हैं। तो पराधीन, पर धन अधीन, क्या यही होता है, बताइए पराधीन में कौन सा उपसर्ग है मेरे भाई, तो पराधीन में जो उपसर्ग है वो है आपका पर धन अधीन, क्या होता है, पराधीन होता है, पर धन अधीन क्या होता है, पराधीन होता है, तो ये परा नहीं है, पर केवल है, ठीक है ना। तो इस ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्येक प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है, प्रत्येक इस प्रकार है। केंद्रित, केंद्र में इत प्रत्यय जोड़ने से क्या बना, केंद्रित बना। इत में बड़ी नहीं आती है, छोटी आती है, तो ये तो गया, ये बचे दो आपके इत। अधिकता में अधिक धन ता प्रत्यय, तो ता प्रत्यय आ रहा है सर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी। सॉरी छोटी याद है यार, गलती मिस्टेक हुआ, थोड़ा माफ़ करना भाई साहब, छोटी है ना, यहाँ पे केंद्रित में छोटी है, तो ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, सीधा में सीधा मिल गया मेरा भाई, इत और ता प्रत्यय है, ठीक है ना। हाँ, तो अधिक धन ता अधिकता है, ठीक है। अगला, हमें पाप से बचना चाहिए, उपरोक्त वाक्यांश में रेखांकित शब्द के सही विलोम, क्या पूछा है, विलोम। तो सर पाप का पुण्य होता है, अरे पाप पुण्य का लेखा जोखा, समझ रहे हैं ना, पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अनग का विलोम है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अनग का विलोम पूछा है। देखिए अनग का विलोम जो होता है वो क्या होता है, तो होता है अघी, अनग का विलोम क्या होता है, अघी होता है। निष्पाप का क्या होता है सर, पाप होता है। निष्पाप का क्या होता है, पाप होता है, ठीक है, निष्पाप का क्या होता है, पाप होता है। और कृति का क्या होता है, आकृति होता है, क्या होता है, अकृति होता है, कृति का अकृति होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, समानार्थी शब्दों में से उच्च शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित
क्या होता है? समय के लिए नहीं, काल के लिए नहीं, युग के लिए नहीं, अवधि के लिए होता है। किसके लिए होता है? अवधि के लिए होता है। ठीक है, यही उचित होगा आपका। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। देखिए अरण्य का मतलब जंगल होता है। अरण्य का शब्द क्या होता है? जंगल होता है। इसी को कांतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांतार। सस्य पुल्लिंग और आभारी ये नहीं होता है। देखिए अरण्य को वन भी कहा जाता है क्योंकि इसका पर्यायवाची शब्द वन है, कानन है, विपिन है, बिटप है, अक्ष है, कांतार है। ठीक है ना, ये शब्द होते हैं। उसके बाद से अगला है कि निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? मान का अर्थ तो इज्जत होता है भाई साहब। मान का अर्थ अभिमान और सम्मान भी होता है, लेकिन क्या श्रेष्ठ होता है? क्या श्रेष्ठ होता है? नहीं भाई साहब, श्रेष्ठ नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला आपका राइट होगा। बोला भी है कि अर्थ नहीं है। ठीक है, अगला अभय। देखिए अभय का मतलब अ का मतलब नहीं, भय का मतलब डर। जिसके अंदर डर ना हो भैया तो उसे बोलते हैं निडर, और निडर इसमें है, इसमें है। ठीक है, तो ये दोनों तो काम खत्म हो गया। और उभय का मतलब दोनों होता है, तो इसमें तो एक है भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का खंड चुनिए। द्विज, द्विज मतलब दो बार जन्म लेने वाला। द्विज मतलब क्या होता है? दो बार जन्म लेने वाला। दो बार जन्म लेने वाला द्विज कहा जाता है। अब पहले जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? आजन्म कहलाता है। बहुत बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। बहुत जानने वाला क्या होता है? बताइए। अगर पूछा जाए कि बहुत जानने वाला क्या होता है, तो ध्यान रखिए बहुत जानने वाला बहुज्ञ होता है। क्या होता है? बहुज्ञ होता है। नोट कर लीजिएगा भाई कॉपी में कहीं। ठीक है, अगला देखिए अज्ञ का अर्थ क्या होता है? देखिए अज्ञ का मतलब होता है जिसे जिसके अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता है। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहा जाता है? अज्ञ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ क्या करता है भाई? जानता है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ। ठीक है, जिसे जाना जा सके, जिसे जाना जा सके, तो ठीक है, जिसे जाना जा सके वो ज्ञेय होता है। क्या होता है? ज्ञेय होता है। जिसे जाना जा सके, या जिसके आर पर देखा जा सके पारदर्शी होता है। सभी को पता है भाई। ठीक है ना। अब देखिए इसमें निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? अनुधन उदित बिल्कुल सही है। अवनिद्र, अवनिधन इंद्र बिल्कुल सही है। इंद्र में छोटी जाते हैं। श्रद्धा धन नंद, तो श्रद्धा देखिए जैसे ही बोला हमने तो श्रद्धा आया। इसका मतलब आ होना चाहिए, यही क्या है? गलत है। पूछा क्या है? गलत। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। और भूधार, भूत धन उद्धार क्या होता है? भूधार होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित, देखिए यथोचित यहाँ पे देखेंगे तो यथोचित में कौन सा समास होगा? खुद से अनुमान लगाइए भाई साहब, क्या होगा? अरे यार जो पहले लगता है उपसर्ग वो क्या होता है? अव्ययीभाव तो होता है ना। द्वंद्व में दोनों पद समास होते हैं। तत्पुरुष समास आप जानते ही हैं। द्विगु समास जो संख्यावाची होता है। ठीक है, हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो हमारे देश से नहीं है बल्कि हमारे देश में। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? हमारे देश में होना चाहिए। तो हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। हमारे देश में आयात निर्यात होता है, तो कौन सा सही होगा बताइए? इतना तो हिंट दे दिया ना भाई। में हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, यही आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला अस्थाई भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? देखिए अस्थाई भाव की उत्पत्ति को जो है आपको कहा जाता है विभाव। अस्थाई भाव का जो उत्पत्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाव। और विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये भी ध्यान रखना, पूछा गया है कई बार। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो छंद की दृष्टि से जो गणों की संख्या होती है वो होती है य माता राज भानस। य माता राज भानस लगा, भानस लगा। तो यम माता राज 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सॉरी 8 नहीं 16 होते हैं। 8 कर रहे हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं? जो गणों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? 16 होती हैं। यानी कि सॉरी 16 यार नहीं 8 ही होती है। बिल्कुल गड़बड़ हो गया। ठीक है, यम माता राज भानस, य माता राज भानस लगा। ठीक है, तो य माता राज भानस लगा, 4 4 कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि 8 होती है। ठीक है, अगला जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होता है? तो भाई साहब देखिए अनुप्रास अलंकार के 5 गो भेद हैं। 4 गो तो दिए गए हैं आपके, कौन से एक नहीं दिया गया है आप उस को जरूर बताइएगा।
और एक ही आवृत्ति की बार-बार जो पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो वहाँ क्या होता है? तो वहाँ होता है आपका ध्यान रखिएगा वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। क्या होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है? अगला है कि इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता? तो भाई फ से भी होता है, ड से भी होता है, ज से, लेकिन ये द्विगुण व्यंजन है। क्या है? द्विगुण, इसी को ताड़न जात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताड़न जात। इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ड और ढ दोनों से शुरुआत नहीं होती है किसी भी शब्द की, ठीक है? अगला, गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ है। तो गूंगे का गुण का मतलब होता है भाई साहब अवर्णनीय सुख। क्या है? अवर्णनीय सुख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये तो सबको पता होगा। कहीं ठौर ठिकाना न होना, क्या होना? कहीं ठौर ठिकाना न होना, ये तो सबको पता है भाई साहब। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ठीक है? अगला, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर बात करें हम लोग रामचंद्र शुक्ल के बारे में तो ध्यान रखिएगा हिंदी साहित्य के कवि हैं, ठीक है? किसके हैं? सॉरी, यहाँ पे बात करें रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में, ठीक है? हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में बात करें तो ये इनका लेखक है एक अभिशाप, ध्यान रखिएगा। निशीथ जौहर और चित्तौड़ भी है। उसके बाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप जानते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, सुर साहित्य और अशोक के फूल भी किनकी रचना है? हजारी प्रसाद। रामविलास शर्मा की क्या है? तो भाषा और समाज, भाषा साहित्य रामविलास शर्मा की है, ठीक है? तो ये 33 क्वेश्चन हो गए आपको, मुझे आशा है कि समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत।